हेलो एंड वेलकम टू द क्लिफ क्लासेस। तो ये सेकेंड चैप्टर है नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी का एंड इसका नाम है इज द मैटर अराउंड अस प्योर। सो इसमें हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने मैटर की प्रॉपर्टीज देखी थी, अब हम देख रहे हैं कि मैटर जो हमारे अराउंड है उसके बारे में और फर्दर जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा आपको कि प्योर मैटर का मतलब क्या होता है। प्योर मैटर का मतलब अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट वो होता है या एक ऐसा एलिमेंट, ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होती है, ये कहलाता है प्योर। फिर बाकी जो मिक्स है वो क्या कहलाता है देन। देखो, यदि दो या फिर उससे ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस मिलके बनाते हैं हमारा जो मिक्सचर होता है, ठीक है, मतलब जो मिक्स सब्सटेंस होते हैं, ऑब्वियसली दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस मिलके एक मिक्स सब्सटेंस बनाएंगे, बट इनका फिक्स रेशियो नहीं होता है। जैसे कि H2O, ये हमेशा फिक्स होगा, बट ऐसा कोई फिक्स सब्सटेंस हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और कोई भी यहाँ पर कोई केमिकल फोर्स इनके बीच में एक्ट नहीं कर रहा है, देयर इज नो केमिकल फोर्स बिटवीन दी मिक्सचर्स। देन ये मिक्सचर दो टाइप के हो सकते हैं, होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। और जो नया सब्सटेंस बनता है, दो सब्सटेंस मतलब जो प्योर सब्सटेंसेज हैं, प्योर, उनसे मिलके एक नया सब्सटेंस बन रहा है, तो ऐसे इनफाइनाइट आप कॉम्पोजिशन बना सकते हैं, मतलब आप इनफाइनाइट कॉम्बो बना सकते हैं इनके, कितने भी कॉम्बो हो सकते हैं, ठीक है। अब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट या फिर जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो जो भी मिक्सचर बना है, ये मिक्स होने पर जो भी मिक्सचर बना है उसका मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग पॉइंट इस चीज़ पर ही डिपेंड करेगा। यहाँ पर कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, मतलब कोई भी केमिकल, सॉरी, यहाँ पर कोई एनर्जी चेंज नहीं होता है, देयर इज नो एनर्जी चेंज इन इट। तो अभी हमने देखा कि जो मिक्सचर हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है हेट्रोजीनस, दूसरा होता है होमोजीनस। तो पहले हम देखते हैं जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर वो जो कि यूनिफॉर्म होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। पहले हमने देखा कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है, हम थोड़े से इसके वो देखते हैं ना, क्लासिफिकेशन। तो होमोजीनियस मतलब वो जो कि यूनिफॉर्म होता है, और हेट्रोजीनियस वो जो कि नॉन यूनिफॉर्म होता है। थोड़ा एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। होमोजीनियस मतलब यहाँ पर सॉल्ट और वाटर ये दोनों ही हैं, तो आपको सारे ही वाटर में सिर्फ सॉल्ट का कॉम्पोजिशन मिलेगा और एक जैसा मिलेगा, सारी जगह पे एक जैसा कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्ट का। शुगर होता है वाटर में, फिर आपका सल्फर होगा केमिकल डाइसल्फेट में। तो एक ही चीज़ है, जैसे केमिकल डाइसल्फेट में आपको सिर्फ और सिर्फ सल्फर मिलेगा, तो एक ही कॉम्पोजिशन है, ठीक है। फिर जो वाटर अल्कोहल में, तो अल्कोहल में सिर्फ वाटर है, ठीक है। फिर नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, जैसे सैंड एंड सॉल्ट है, ये दो दो मिक्सचर हैं, एंड सॉल्ट एंड शुगर है। एंड फिर हमारा वाटर, ऑयल में वाटर मिल जाएगा, तो ये होता है हेट्रोजीनस। यदि आपसे पूछ ले कि वाटर इन ऑयल इज द एग्जांपल ऑफ होमो और हेट्रो, सो इट इज द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनस, ठीक है। अभी जो होमो है, होमोजीनियस मिक्सचर का एक एग्जांपल होता है हमारा सॉल्यूशन। जैसे हमारा जो सॉल्यूशन होता है ना, उसको हम होमोजीनियस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये होमोजीनियसली मतलब एक जैसा इसका कॉम्पोजिशन होता है थ्रू आउट द लिक्विड। और देखो, सॉल्यूशन में दो नेम होते हैं, एक जिसकी क्वांटिटी लार्जर होती है विच इज कॉल्ड एज द सॉल्वेंट, बट जो जिसकी क्वांटिटी स्मॉलर होती है उसको बोलते हैं सोल्यूट। जैसे कि सॉल्ट है, सॉल्ट यहाँ पर सोल्यूट हो जाएगा, और वाटर जिसमें ये घुल रहा है, जिसमें जिसमें मतलब सॉल्वेंट, और जो जो घुल रहा है वो होता है सॉल्यूट, एंड जिसमें घुलता है वो होता है सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये होमोजीनियस होता है, बहुत ही कम साइज इसका होते हैं। सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो 10⁹ या फिर 1 नैनोमीटर के होते हैं, मतलब इतने छोटे होते हैं तो आप उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। और इतने छोटे होते हैं कि यदि लाइट इनसे पास होती है तो ये कोई स्कैटरिंग नहीं करते हैं, देयर इज अ नो स्कैटरिंग हेयर। एंड यदि स्कैटर नहीं होगा तो जो भी लाइट आ रही है उसका पाथ भी नहीं दिखाई देगा। फिर जो भी सॉल्यूशन होता है, आप उसमें उसमें दो दो सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में। तो आप फिर ये जो सब्सटेंसेस मिक्स हो गए हैं, मिक्स हो चुके हैं, उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं।
और यदि आपने जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को यदि आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो वो जो सॉल्यूशन है वहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होंगे, वो सस्पेंडेड ही रहते हैं, ठीक है, मतलब मिक्स ही रहते हैं। अब एग्जाम्पल देखें हम, एग्जाम्पल हमारा है शुगर जो वाटर में होता है, फिर आयोडीन होता है अल्कोहल में, और जो आयोडीन अल्कोहल में होता है उसको बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ठीक है। यदि आपसे बोल दें कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या कहलाता है, तो आयोडीन इन अल्कोहल इज कॉल्ड एज अ टिंक्चर ऑफ आयोडीन। फिर सोडा वाटर होता है, तो सोडा इसमें एक सोल्यूट होता है और वाटर इसमें एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन में भी जो आयोडीन है वो एक सोल्यूट होता है और जो अल्कोहल है वो एक सॉल्वेंट होता है। अब आप समझे होंगे, ठीक है। फिर थ्री टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, एक होता है डिल्यूट, मतलब कितना सॉल्वेंट, कितना सोल्यूट इसमें प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे हमारा सोल्यूशन होता है, जैसे डिल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेटेड। अब समझो जैसे ये तीन वैसल हैं, ठीक है, तीन वैसल हैं, इसमें थोड़ा कम सोल्यूट है तो ये होगा हमारा डिल्यूटेड। बाकी यदि यदि आप और भी ज़्यादा इसमें सोल्यूट डाल दें तो ये हो जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। बट सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जब आप बिल्कुल भी अब सोल्यूट की मात्रा इतनी हो चुकी है कि आप फर्दर ऐड नहीं कर सकते सोल्यूट इसमें, मतलब इसका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है किसी भी लिक्विड का, अब इट कैन नॉट टेक मोर सोल्यूट, ठीक है। तो ये होते हैं तीनों। फिर फिर हमें इनका मास परसेंटेज निकालना है, जैसे मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन आपका निकालना है, ठीक है, मास टू वॉल्यूम। तो आप मास लेंगे सॉल्यूट का और मास लेंगे पूरे सॉल्यूशन का। देखो सॉल्यूट मतलब जैसे 40 ग्राम आपका सॉल्यूट है और आपका सॉल्वेंट है, समझो 60 ग्राम आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, आप ऐसे निकालेंगे कि 40 ग्राम और आप 60 प्लस 40 करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इंटू 100। सो ये तब आपका निकलेगा ये मास। फिर मास टू वॉल्यूम निकालना है तो मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय जो वॉल्यूम किसका, सोल्यूशन का, इनटू 100। देन वॉल्यूम निकालेंगे तो दोनों का वॉल्यूम लेंगे, सोल्यूट का भी और सोल्यूशन का भी, इनटू 100 निकालेंगे, ठीक है। सो ये कुछ हो गया हमारा सोल्यूशन का। फिर हमने क्या पढ़ लिया, हमने अभी पढ़ लिया सोल्यूशन। अब हम पढ़ रहे हैं हेट्रोजीनस। अभी हमने पढ़ लिया होमोजीनस, होमोजीनस में सोल्यूशन आता है। फिर हम पढ़ रहे हैं हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस में आता है सस्पेंशन। देखो इसके दो हैं, एक है हमारा सस्पेंशन और दूसरा है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये दोनों ही पार्ट हैं किसके, हेट्रोजीनस के। तो पहले हम पढ़ रहे हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन नॉन होमोजीनियस होता है, मतलब ये हेट्रोजीनस है, ठीक है। अब चूंकि अभी हम क्या कर रहे थे कि सॉल्यूशन को नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, बट जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन को देख सकते हो, ठीक है। व्हाट इज सस्पेंडेड, सस्पेंडेड मतलब वो ऐसा नहीं घुला है कि आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको नेकेड आई से देख सकते हो कि क्या क्या सस्पेंडेड है। स्कैटर होती है इससे लाइट, और इसमें पाथ भी विजिबल होता है, और आप इसको सेपरेट भी कर सकते हो और ये सेटल डाउन भी होता है, ठीक है। फिर हम पढ़ लेते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ये भी नॉन होमोजीनियस होता है, इसको भी नेकेड आई से देखा जा सकता है, ये भी स्कैटर करता है बीम को और पाथ इसमें भी विजिबल होता है। अब देखो ये जो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट एंड जो पाथ विजिबल है इसको बेसिकली बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जैसे आपका एक कोलाइडल सॉल्यूशन है और आप एक लाइट रे इस पर डाल रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं लाइट को, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो लाइट कहीं से आ रही है वो आपको विजिबल होती है। तो ये जो विजिबल लाइट है ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द पार्टिकल्स, यही कहलाता है टिंडल इफेक्ट। फिर क्या आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, देखो सेपरेट यूं तो नॉर्मली सेपरेट नहीं कर सकते हो, बट हाँ सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करके यू कैन सेपरेट इट। फिर सेटल डाउन क्या ये होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, देखो सेटल डाउन नहीं होता है, यही थोड़ा सा अंतर है सस्पेंशन में और कोलाइडल में, कि जो सस्पेंशन है वो इजीली सेपरेट हो जाता है, वहीं जो कोलाइडल है वो इजीली सेपरेट नहीं होता है। और कोलाइडल सॉल्यूशन को आपको यदि सेपरेट करना है तो सेंट्रीफ्यूगेशन की जरूरत होती है। बाकी सेटल डाउन में भी है कि कोलाइडल जल्दी से सेटल डाउन मतलब नहीं होता है ये सेटल डाउन, जैसे मिल्क। अब मिल्क इज द एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, डज इट सेटल डाउन, नो इट डज नॉट। फिर अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ठीक है। देखो देखो अच्छा सॉरी, एग्जाम्पल देखने से पहले दो मीडियम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा था सोल्यूट और दूसरा देखा था सॉल्वेंट। इसी तरीके से यहाँ पर है डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम। जो लार्जर क्वांटिटी में होता है वो होता है डिस्पर्स्ड मीडियम, और डिस्पर्शन फेज जो स्मॉलर क्वांटिटी में होता है। अब देखो जैसे मैं आपको बताऊं डिस्पर्शन और डिस्पर्स्ड मीडियम, थोड़ा हम एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि फॉगी स्काई है,
एक एग्जांपल दे रही हूँ कि फॉगी स्काई है सपोज करो, तो जो स्मॉलर क्वांटिटी मतलब जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वहाँ पर, वाटर ड्रॉपलेट्स क्या कहलाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स कहलाएंगे आपका डिस्पर्शन फेज, वहीं जो डिस्पर्स्ड मीडियम है वो कहलाएगा आपका एयर, ठीक है, क्योंकि ये लार्जर क्वांटिटी में है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन के या फिर कोलॉइड्स के और भी एग्जाम्पल होते हैं, वो एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, जैसे फॉग, फॉग हो जाता है, देन क्लाउड्स हो जाते हैं, फिर मिस्ट हो जाता है, फिर हो जाता है आपका स्मोक, और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, शेविंग क्रीम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और मिल्क भी हो जाता है यहाँ पर, देन फोम, रबर, स्पॉन्ज, प्यूमिस, जेली, चीज, बटर, देन कलर्ड जेमस्टोन्स एंड मिल्की ग्लास, ये सब एग्जाम्पल्स हैं कोलॉइड्स के, ठीक है। थोड़ा सा एनसीईआरटी में जाके आपको एक बार और अच्छे से पढ़ लेना है इनको, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया है, वी हैव टॉक्ड अबाउट कि मिक्सचर, मिक्सचर में दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस में हमने पढ़ लिया सॉल्यूशन, फिर हमने हेट्रोजीनियस में पढ़ा सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हम पढ़ रहे हैं चेंजेस। देखो फिजिकल और केमिकल चेंज दो टाइप के चेंजेस होते हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है वो देखो। जो फिजिकल चेंज है उसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, बाकी जो केमिकल चेंज है इसमें न्यू सब्सटेंस बनता है। जो फिजिकल चेंज है वो जो फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल होता है, यू कैन रिवर्स इट, ठीक है, यू कैन रिवर्स इट, बट जो केमिकल चेंज है वो इरिवर्सिबल होता है, यू कांट रिवर्स इट। देन इसमें कोई जो फिजिकल चेंज है इसमें कोई भी केमिकल प्रतिक्रिया नहीं होती है, बट जो केमिकल चेंज इसका नेम ही ऐसा है कि केमिकली चेंज होता है जो भी होता है। फिर जो फिजिकल रिएक्शन होता है या फिर फिजिकल चेंज है इसमें कोई एनर्जी चेंज नहीं होता है या फिर थोड़ा सा एनर्जी चेंज होता है। बाकी केमिकल चेंज तो होता ही इसलिए है क्योंकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फिजिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, टीयरिंग पेपर एंड डिजॉल्विंग सोल्यूशन। अब देखो ये सब चीजें ऐसी हैं कि यू कैन रिवर्स इट। आपने बॉईल किया है आइस को तो फिर से आइस बना लो, आपने वाटर को बॉईल किया है तो फिर से वाटर, बिफोर बॉइलिंग पॉइंट आ सकता है ना ये। फिर डिजॉल्विंग ऑफ द शुगर, ये सब चीजें, इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है। तो हम ये लगा सकते हैं अंदाजा कि जहां पर जहां पर आपका मेल्टिंग, बॉइलिंग, टीयरिंग, ऐसे डिजॉल्विंग कुछ ऐसे नाम आ जाएं तो यहाँ पर फिजिकल चेंज होगा, ठीक है। बाकी जहां पर रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वूल, कुकिंग ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ द फूड, ये सब इरिवर्सिबल हैं, तो ये कहलाते हैं हमारे केमिकल चेंज। तो क्या क्या आ जाए जहाँ पर रस्टिंग, बर्निंग, कुकिंग, डाइजेशन, ये सी चीजें। अच्छा एक एग्जाम्पल है जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स, अब आप इसको क्या बोलोगे, ये फिजिकल चेंज भी है, ठीक है, बट कहीं कहीं पे इसको केमिकल चेंज भी बोला जाता है, ये दोनों की कैटेगरी में आता है, अब डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या है, ठीक है। फिर हम पढ़ लेते हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं। देखो पहले हम पढ़ लेते हैं कंपाउंड्स। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बन के बनता है कंपाउंड, और जो कंपाउंड है उसका कॉम्पोजिशन होता है फिक्स। बाकी अभी हमने क्या देखा था कि जो मिक्सचर है, मिक्सचर का कोई भी फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं होता है, बट जो कंपाउंड्स हैं इनका फिक्स कॉम्पोजिशन है। जैसे कि H2O, वाटर हमेशा H2O के फॉर्म में मिलेगा, ऑक्सीजन आपको हमेशा O2 के फॉर्म में मिलेगा, ठीक, जैसे मीथेन, ईथेन, ये सब गैसेज ये फिक्स कॉम्पोजिशन में होती हैं। फिर सेपरेट आप सिर्फ और सिर्फ कोई केमिकल प्रोसेस से या फिर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन से, मतलब इनको स्पेशल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए सेपरेट करने के लिए, केमिकल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन। फिर आ जाते हैं हमारे एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स तीन टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। इससे पहले आपको जानने की जरूरत है कुछ चीजें जो कि एलिमेंट से रिलेटेड हैं, जैसे कि जो पहली बार फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने ये टर्म एलिमेंट यूज किया था उनका नाम है रॉबर्ट रॉबर्ट बॉयल, ठीक है। और दूसरा जिन्होंने पहली बार बहुत अच्छे से एलिमेंट की डेफिनेशन दी थी वो थे एंटनी लॉरेंट, ठीक है। एंटनी लॉरेंट, ही वॉज द फ्रांस केमिस्ट। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली पहली बार एलिमेंट की डेफिनेशन दी थी। अब एलिमेंट की डेफिनेशन ये थी कि element is a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substance by the chemical reaction। मतलब element एक ऐसा metal है जिसको आप simple substance में नहीं तोड़ सकते हो by the chemical reaction, बस यही एक
डेफिनेशन इन्होंने दी थी। फिर मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस देख लेते हैं कि मेटल लस्टरस होते हैं, मतलब चमकदार होते हैं, नॉन मेटल नहीं चमकते हैं। और जो मेटल है वो आपको सिल्वर ग्रे या फिर गोल्डन येलो मिलेंगे, बाकी नॉन मेटल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डिफरेंट कलर शो करते हैं, ठीक है, मल्टीपल कलर शो करेंगे। फिर जो मेटल्स हैं वो सोनोरस, मैलिएबल एंड डक्टाइल, और जो नॉन नॉन मेटल हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं, मतलब कि उनमें ऐसी कोई आवाज़ नहीं आती, जैसे आप की थाली गिर जाती है तो जो जो आपको आवाज़ आती है वो ऐसे टन वाली आवाज़ नहीं आती है यहाँ पे, ठीक है। मैलिएबल मतलब कि इनको ऐसे पीट पीट के चादर जैसे नहीं बनाया जा सकता है। डक्टाइल मतलब कि डक्टाइल मतलब ये समझो कि जो हमारा कॉपर होता है, कॉपर को आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, बट नॉन मेटल्स को आप वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये टूट जाएंगे यदि आप करने की कोशिश करोगे तो। इसीलिए ये वायर, क्योंकि ये वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटल की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और ये हीट ट्रांसफ़र बहुत अच्छे से करते हैं, मतलब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं। बाकी नॉन मेटल में दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल के एग्जांपल हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम आपको लगेगा कि नहीं है, बट है। और मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है एट द रूम टेम्परेचर। बाकी गैलियम और सीजियम भी हैं, ये भी लिक्विड होते हैं बट स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। आप रूम टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे उसके बाद ये लिक्विड होंगे, ठीक है। बाकी जो नॉन मेटल है उसके एग्जांपल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन। कार्बन में कोल एंड कोक भी आ जाता है। फिर ब्रोमीन, ब्रोमीन भी लिक्विड होता है एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। बाकी ये नॉन मेटल है। फिर आ जाता है हमारा क्लोरीन, क्लोरीन भी है इसमें। एंड मेटलॉइड क्या होते हैं? मेटलॉइड होते हैं हमारे मेटल और नॉन मेटल के जो कॉम्बिनेशन है, जैसे कि आपने सेमी कंडक्टर, जर्मेनियम, ठीक है, यस, जो हमारे सेमी कंडक्टर्स होते हैं दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं? देखो ये दिखते तो मेटल के जैसे हैं, दे लुक लाइक अ मेटल बट दे बिहेव लाइक अ नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल के जैसे ये बिहेव करते हैं। और ये जो नॉन मेटल्स हैं, मतलब जो मेटलॉइड्स हैं, वो सारे ही सॉलिड होते हैं एट द रूम टेम्परेचर। ये ब्रिटल होते हैं, दे आर ब्रिटल, हार्ड एंड रिएक्टिव भी होते हैं, ठीक है। बाकी जो मेटलॉइड्स हैं उनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखो कि यहाँ पर लिख देती हूँ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर कि जो मेजॉरिटी एलिमेंट्स हैं, मेजॉरिटी एलिमेंट्स सॉलिड स्टेट पर होते हैं। जो हमारे 11 एलिमेंट्स हैं, 11 एलिमेंट्स वो गैसियस स्टेट पर हैं, ठीक है, गैसियस स्टेट पर हैं। और दो एलिमेंट मर्क्यूरी प्लस जो ब्रोमियम है वो लिक्विड पे होते हैं, ठीक है। बाकी जो गैलियम और सीजियम है वो लिक्विड पे होते हैं, बट जब आप थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर करोगे तब ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। विद दिस वी आर डन विद आवर सेकेंड चैप्टर। तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा देख लेते हैं अब यहाँ पर इसके नोट्स। होमोजीनियस हमने पढ़ लिया, हेट्रोजीनियस, ये सब यही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशंस, देखो कोलाइडल सॉल्यूशन में ये है, ये आपको देख लेना एक बारी। फिर अच्छा, ये हमने नहीं पढ़ा है सेपरेटिंग कंपोनेंट, ये थोड़ा सा न्यू चीज़ है कि जैसे आपको सेपरेट करना है, आप मिल्क से क्रीम कैसे निकालते हो, ठीक है। तो वो क्रीम, मिल्क से क्रीम निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि जो डेंस पार्टिकल हैं वो बॉटम में चले जाते हैं और लाइट पार्टिकल्स ऊपर ही रहते हैं। तो इसी वजह से आप मक्खन देखेंगे कि वो ऊपर होता है, क्योंकि वो लेस डेंस होता है, ठीक है। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन है इसका यूज़ कहाँ होता है? ये डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में इसका यूज़ होता है, ब्लड और यूरिन टेस्ट में, ठीक है। बाकी डेयरी में बटर और क्रीम को सेपरेट करने के लिए, और वॉशिंग मशीन में भी यही होता है, जिससे आपके जो क्लोथ्स हैं वो क्या होते हैं, वो जो क्लोथ्स हैं वो निचोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। मतलब जो आप वेट क्लोथ डालते हैं ना वो ड्राई हो जाते हैं, वो वॉशिंग मशीन में यही क्रिया होती है। फिर दूसरा है इमिस्केबल लिक्विड को यदि आपको सेपरेट करना है। इमिस्केबल लिक्विड वो जो कि सेपरेट नहीं होते हैं, जैसे कि ऑयल एंड वाटर, ये सॉरी जो मिक्स नहीं होते, ऑयल एंड वाटर क्या ये मिक्स हो जाएंगे, ये इमिस्केबल है। तो इमिस्केबल लिक्विड के लिए आप ऐसे कुछ फनल, ठीक है, ये सेपरेटिंग फनल का यूज करेंगे। फिर यदि आपको आयरन ओर से, मतलब ओर से आयरन निकालना है तो आप ब्लास्ट फर्नेस का यूज करते हैं। बाकी जो क्रोमेटोग्राफी है, क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ दोज
सॉल्यूट्स दैट डिजोल्व द सेम सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब कुछ सॉल्यूट्स एक सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि जो डाई के कलर होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए, या फिर जो नेचुरल कलर्स हैं उनसे पिगमेंट्स निकालने के लिए, या फिर जो ब्लड होता है हमारा उसमें से यदि आपको पता करना है कि इस ब्लड में ड्रग है कि नहीं है तो इसके लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना क्रोमेटोग्राफी। फिर यदि मिस्केबल लिक्विड है, मिस्केबल लिक्विड मतलब जो सेपरेट हो जाते हैं, एक होता है डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन का हम यूज़ करते हैं। डिस्टिलेशन में कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसी कुछ फनल होती है और यहाँ पर मतलब जो भी लिक्विड आपको निकालना है वो यहाँ एक अलग बीकर में रख लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड द डिस्टिलेशन। फिर सेपरेशन ऑफ द गैसेस, देखो सेपरेशन ऑफ द गैसेस में अलग जो गैसेस हैं वो अपनी अलग अलग हाइट्स पर जाके सेपरेट हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। जैसे ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री है सेल्सियस है, वही आर्गन का -86 है और नाइट्रोजन का है -196 डिग्री। ठीक है, तो ये अपनी हाइट डिफरेंट हाइट्स पर जाके ऐसे सेपरेट हो जाएंगी तो आप फिर उनको निकाल सकते हो। फिर दूसरा है कि यदि आपको प्योर कॉपर सल्फेट निकालना है इम्प्योर सैंपल से, यदि आपको प्योर कॉपर सल्फेट कोई भी चीज़ जैसे सॉल्ट हुआ, ये सब चीज़ें, शुगर हुआ, इनके लिए आप क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ करते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कॉपर सल्फेट को इम्प्योर सैंपल से निकाल सकते हो। देखो यही यही लिखा है यहाँ पर कि जो सी वाटर है उससे सॉल्ट भी क्रिस्टलाइजेशन से निकाला जाता है। और फिटकरी, फिटकरी मतलब जो एलुम है, एलुम को बोलते हैं फिटकरी, एलुम इज कॉल्ड एज ए फिटकरी, उसको भी ऐसे ही इम्प्योर सब्सटेंस इम्प्योर सैंपल से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये तो पढ़ लिया है हमने कि ये जो प्योर सब्सटेंसेस हैं वो 3 टाइप के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अच्छा, मेटलॉइड्स के एग्जांपल जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। हाँ, ये याद रखना है कि इसके एग्जाम्पल हैं बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, फिर मिक्सचर, जो कंपाउंड और मिक्सचर है इसमें डेफिनेशन दिया हुआ है कि जो कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से अलग किए जा सकते हैं, बाकी जो मिक्सचर है वो आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो थैंक यू, विद दिस वी आर डन विद आवर सेकेंड चैप्टर।